नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बीते लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी पार्टियों की नजरें आने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 ऐसी सीटें हैं जो अब खाली हो चुकी हैं, जिस पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं और जी तोड़ मेहनत भी करती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है, इसके बाद समाजवादी पार्टी और भी कई रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में इसलिए लगी है कि ये जो उपचुनाव में जो सीटें हैं वो भी उनके खाते में आ जाए और विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो जाएं। लेकिन ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी यही सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किन कारणों की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो 400 पार का नारा दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, ये नारा ही उन पर भारी पड़ता दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ विपक्षी पार्टियों ने इस नारे को जनता के सामने इस तरीके से जाहिर किया कि यहाँ पर अगर बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। शायद यही कारण हो सकता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार मिली है। अब ऐसे में उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो आने वाले उपचुनाव हैं, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो रणनीति बना रहे हैं, अखिलेश यादव ने अपनी जो करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है। यहाँ पर मिल्कीपुर जो सीट है वो खाली हो चुकी है। अगर देखा जाए तो मीरापुर जो सीट है वो भी खाली हो चुकी है। ऐसी 9 सीटें हैं जो खाली हो चुकी है जिस पर उपचुनाव होगा और अब देखना होगा कि इन सीटों पर अखिलेश यादव किसको मैदान में उतारते हैं। यहाँ पर कई नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ अपर्णा का नाम सामने आ रहा है, तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आ रहा है। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रतीक यादव है, अपर्णा यादव के पति, उनका नाम भी सामने आता दिखाई दे रहा है। ऐसी तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में वो महत्व, वो तवज्जो नहीं दी गई, तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसके कारण अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने परिवार की ओर रुख कर सकती है। क्या ऐसे में अपर्णा यादव कोई बड़ा निर्णय लेती दिखाई देंगी या फिर उनका निर्णय वही रहेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी और उनका ही समर्थन करती दिखाई देंगी? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की चर्चा करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच में ही या पहले ही वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी विधानसभा सीट यहाँ पर अपर्णा यादव को मिलती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में अपर्णा यादव ने लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से सपा की टिकट से चुनाव लड़ा था। हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की रीता बहुगुणा जोशी यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अपर्णा यादव को एक और मौका समाजवादी पार्टी देती हुई नजर आती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस मौके को कहीं ना कहीं साइड कर या दरकिनार कर या कहें कि नजरअंदाज कर वो भारतीय जनता पार्टी में तो चली जाती हैं। लेकिन देखा जाए तो वो विधानसभा चुनाव के दौरान ही वापसी यहाँ पर वो करती हुई नजर आ सकती हैं। इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब वो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी में गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था कि अपर्णा यादव को फौरन कोई ना कोई विधानसभा सीट दे दी जाए या जहां से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है वहां पर बदलाव कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को तवज्जो नहीं दी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बगावती सुर सपा में बनपते हुए नजर आए। ऐसे में जयंत चौधरी आए, एकदम से सीटें लोकसभा की दे दी जाती हैं। ओपी राजभर का गठबंधन देखा गया, एनडीए के साथ सीट दे दी जाती है। संजय निषाद को सीट दे दी जाती है। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को सीट दे दी जाती है। सभी को सीट दी जाती है। लेकिन अपर्णा यादव को ना विधानसभा चुनाव 2022 में कोई सीट दी गई थी, ना ही लोकसभा के चुनाव में कोई सीट दी गई थी, जिसके बाद खुद अपर्णा यादव ने ये तक कह दिया था कि मैं केसरगंज में
रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तब भी भरोसा नहीं जताया, तब भी यहां पर टिकट नहीं दिया। तो जिसके बाद ये सवाल उठते हैं कि अपर्णा यादव के पास मौका है, क्योंकि तमाम मौके आए लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन मौकों के लिए अपर्णा यादव को सही नहीं समझा। यहाँ पर नाज़मीन अपर्णा यादव की ही गलती नहीं बता जा सकती, उन्हें पछतावा हो रहा हो अपने निर्णय पर कि वो अपने परिवार की सीट छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई और लगातार इंतजार ही करती दिखाई दे रही हैं। देखिए, पछतावे की बात तो अपर्णा यादव ने कभी अपने मुंह से तो कही नहीं है, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं, जैसे कि मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं मैनपुरी से, मैं कन्नौज से, मैं बदायूं से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हूं। वहीं यहाँ पर अपर्णा यादव का चुनाव प्रचार प्रसार में इतना सक्रिय ना होना, यहाँ पर बयानों के जरिए इंडिया अलायंस में सिर्फ कांग्रेस पार्टी को घेरना, लेकिन समाजवादी पार्टी पर कोई भी प्रहार न करना, यह दर्शाता है कि अपर्णा यादव को गलती का एहसास तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने के नाते वो यहाँ पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेती हुई नजर आ रही होंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 में है, यानी कि अभी उनके पास मौका है 2 से 3 साल का। अगर हम आज से लगा लें तो यहाँ पर करीबन देखा जाए तो अपर्णा यादव के पास जो मौका है, उस मौके की एक तरीके से फिराक में अगर अपर्णा यादव हैं तो यहाँ पर उपचुनाव भी होने हैं। उपचुनाव में सपा में वापसी करती हैं तो बेहतर ऑप्शन होगा कि उनके लिए सीटें यहाँ पर खुली रहेंगी, और विधानसभा का ये उपचुनाव अगर वो जीत भी जाती हैं तो विधायक भी बन जाएंगी। लेकिन अपर्णा यादव को ही फैसला लेना पड़ेगा कि आखिरकार वो क्या चुनती हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहकर इंतजार या फिर सपा में जाकर एक बड़ा पद हासिल करना। बिल्कुल, अब ये तो अपर्णा यादव को ही फैसला करना होगा कि आखिरकार उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ शिवपाल यादव कहते दिखाई देते हैं कि अपर्णा यादव को वापसी करनी चाहिए। हम उन्हें एक अच्छी, जो कहा जाए, हम उन्हें उसी तरीके से सराहेंगे जिस तरीके से हमने डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से उतारा, इस तरीके के बयान दिए गए। अब ऐसे में अपर्णा यादव पर ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव लगातार ये कहती रही कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो नीतियां हैं, वो उन्हें पसंद आती है, मैदान में उतरेगा। तो नाज़मीन, क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव को करहल सीट की जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर उस सीट को खाली छोड़ना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जा सकती है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर इंतजार समाजवादी पार्टी तो नहीं करेगी, लेकिन बेशक अपर्णा यादव इंतजार करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन सपा यहाँ पर इंतजार करती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर पार्टी कर रहा है, जहाँ 37 सीटें उन्होंने अपने खाते में की हैं, 62 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आई थी अकेले सपा, और ऐसे में अगर 37 सीटें हासिल होती हैं तो उनका मकसद यही होगा कि जल्द से जल्द एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसमें चुनाव जीता जा सके। जैसे कि अब तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, तो तेज प्रताप यादव जिस तरीके से हम कहते हुए नजर आए हैं कि यहाँ पर पारिवारिक संबंध भी है, पारिवारिक रिश्ता भी है, रिश्ता तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का बन जाता है, एक जुड़ाव देखने को मिल जाता है। और ऐसे में देखा जाए तो तेज प्रताप यादव की राजनीति में एंट्री इससे कई साल पहले होती हुई भी नजर आई थी। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव ने 2014 में मैनपुरी से चुनाव भी लड़ा था। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ही चाहते थे कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े। उसके बाद यहाँ पर तेज प्रताप यादव की राजनीतिक सफर पर विराम लगता हुआ नजर आया, लेकिन अब चर्चाएं फिर से तेज होती हुई नजर आ रही कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव पर समाजवादी पार्टी चिंतन मनन करते हुए कहीं ना कहीं उन पर मुहर लगाती हुई नजर आए और तेज प्रताप यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ते हुए देखे जाए। आखिरकार समाजवादी पार्टी की ओर से किसे मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतीक यादव का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन देखा गया कि इस लोकसभा चुनाव में प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के लिए किसी भी तरीके से चुनाव प्रचार करते दिखाई नहीं दिए, और हालांकि वो राजनीति में उतना सक्रिय भी नहीं है। उससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, उसमें देखा गया था कि तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास ये 2 चेहरे हैं, ये परिवार के चेहरे हैं जो वो करहल सीट पर उतार सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, तो ऐसे में देखना होगा कि अब अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं और करहल सीट की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।